ऑलराइट, राइटिंग टास्क वन की बात करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट द राइटिंग टास्क ऑफ एकेडमिक। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, पहले उन पे बात कर लेते हैं और उसके बाद इसके आंसर पे बात कर लेंगे। तो ये जो आपके सामने नजर आ रही है, दिस इज ऑल पोर्शन कॉल्ड द प्रॉम्प्ट। एग्जाम में आपको प्रॉम्प्ट लिखा आएगा और उसके साथ आपको इन्फोग्राफिक्स आते हैं। इस पोर्शन को हम इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। ग्राफिक इसलिए क्योंकि ये एक टेबल की सूरत में, चार्ट की सूरत में आपको प्रेजेंट किया जाता है, और इन्फो इसलिए क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, इसलिए इसको इन्फो ग्राफिक का नाम दे देते हैं हम। सिर्फ पूरा का पूरा आपके सामने क्वेश्चन है। ये तो सारा डाटा है जिसको हमने अभी स्टडी करना है। आपकी रिक्वायरमेंट्स इधर लिखी हुई हैं। व्हाट द आइल्स पीपल रिक्वायर फ्रॉम यू इन टास्क वन। द फर्स्ट थिंग सेज यू शुड स्पेंड 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क। अगेन ये सजेशन है एग्जामिनर की। कोई फिक्स रूल नहीं है कि टास्क वन पहले करें। कोई फिक्स रूल नहीं कि इसको 20 मिनट में ही करें, कम ज्यादा वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे हमने टास्क टू पे बात की थी। ये जो पोर्शन है जिसको वो बोल्ड कर देते हैं, ये आपका कैप्शन है, या कह लें कि आपकी रिपोर्ट का एक टाइटल है। इसमें लिखा हुआ है जी, द टेबल शोज हाउ मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडी इन कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स बाय कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो नीचे हमारे पास दो डेस्टिनेशंस हैं, और उन डेस्टिनेशन से पूरी दुनिया से लोग जहां जहां आते हैं, इसके मुताबिक, चार्ट के मुताबिक उन्होंने हमें डाटा दे दी। गुड। अगर आप इस स्टेटमेंट पे गौर करें तो इसमें उसने आपको बताया है, पूछा तो कुछ भी नहीं है। इट मीन्स दिस इज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, या दिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट द रिपोर्ट, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। आपके आइट्स के अंदर जो क्वेश्चन होता है टास्क वन का, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। एक ही सवाल आपसे बार बार पूछता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Now, this is the question. ये आपसे उनकी डिमांड है कि एक तो समरी क्रिएट कर दें और समरी के अंदर सिर्फ मेन फीचर्स बता दें। बस ये अगर आपको समझ आ जाता है, वी आर गुड टू गो। तीसरी बात जो आपसे डिमांड करते हैं वो है कि इसको कंपेयर करना आपको आना चाहिए। वो कहते हैं जी कंपैरिजंस कैसे करें। ठीक है, या अगर आप कंपेयरिंग फॉर्म में लिख देते हैं तो आपका टारगेट अचीव्ड है। सो दो स्टेप्स हैं, पहले मेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं और उसके बाद उसको कंपेयरिंग फॉर्म में लिखना है। बस ये क्राइटेरिया है इसके अंदर। बाकी जो उन्होंने आप पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो ये है कि आपने जब आंसर लिखना है, इट मस्ट रीच एटलीस्ट 150 वर्ड्स। 150 वर्ड जरूर आपने लिखना। ठीक है, ज्यादा भी लिख सकते हैं, ज्यादा लिखने में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे हमने टास्क टू में बात की थी। बट है कि आपने अगर डाटा पूरा कर दिया तो दैट्स गुड टू गो। अगर आप 10 15 20 इवन 50 वर्ड भी एक्स्ट्रा चले जाते हैं, कोई हर्ष नहीं। टारगेट आपका ये है कि इंफॉर्मेशन के मेन फीचर्स मिस नहीं करने हैं और कंपैरिजन करना। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। अगर ये अचीव हो जाता है 150 वर्ड्स में, गुड। 160 में, 170 में, 180 में, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेबल की, क्योंकि हमने इसमें से मेन फीचर्स निकालने, और मेन फीचर्स अगर हमें समझ आ गए तो बाकी काम आसान हो जाएगा। अब मेन फीचर्स क्या होते हैं, मैं मेन फीचर्स साइड पे ना लिखने लगा, रेड के अंदर लिख लेते मेन फीचर्स। और ये जो मेन फीचर्स हैं ये फिक्स्ड ही होते हैं। ऑलमोस्ट कोई भी टेबल, चार्ट, डायग्राम, पाई चार्ट, कुछ भी आ जाए, सब में फिक्स्ड होते हैं। डायग्राम में नहीं, डायग्राम में कुछ और चीजें आ जाती हैं, मगर पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल, इनमें मेन फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। आपने हमेशा देखना है कि अगर इसमें टाइम लाइन गिवन है तो इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू जरूर होती है। टाइमलाइन का मतलब है आपको डाटा ईयर वाइज दिया गया है, डे वाइज दिया गया है, आर वाइज दिया गया है, फिर उसको टाइमलाइन बोलते हैं हम। जैसे यहाँ पे 2002 और 2003, तो जब टाइमलाइन गिवन होती है तो स्टार्ट वैल्यू कर देता हूँ या डाटा कर देता हूँ, स्टार्ट डाटा और एंड डाटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आमतौर पे ये डालना होता है। अगर हम आज के टेबल को देखें तो हमारे पास 2 सालों का ही डाटा है, 2002 और 3। तो इसका अब ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सारी वैल्यूज डाल देंगे, मगर कई बार आपके पास 2002, 3, 4, 5 और 6, 4 साल का डाटा आता है, फिर पहला और आखिरी साल डालना बड़ा जरूरी होता है। अब यहाँ पे क्योंकि गिवन ही 2 सालों का है, तो वो हमारा वैसे कंपेयरिंग के अंदर चला जाएगा। तो स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू मेन फीचर में काउंट होता है, क्योंकि मैं आपको मेन फीचर्स बता दूंगा वो कौन से होते हैं।
उसके बाद एक आपकी होती है मैक्स वैल्यू या मैक्स डाटा। कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी ईयर की या किसी कंट्री की हाईएस्ट होती है। अगर आप ये 2002 का चार्ट देखें कनाडा का, चाइना, यूएसए और इंडिया, इनमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? चाइना की। इसका मतलब ये बड़ा मेन फीचर है 2002 का। ठीक है। इसी तरह आपकी एक होती है मिनिमम वैल्यू। ठीक है। ये मैं लिख भी नहीं रहा हूं मगर ये मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम MINU कर देता हूं। जो आपका मिनिमम डाटा होता है वो मेन फीचर में काउंट होता है, वो लाजमी बताना होता है आपने। अगेन अगर आप कनाडा का चार्ट देखिए 2002 का टेबल, तो इसमें इंडिया सबसे मिनिमम पे है। इसका मतलब है कि अगर आप कनाडा के चार्ट को जब लिखेंगे और 2002 के कॉलम का अगर आप सेल्फ कंपेयर कर रहे हैं कि इस साल किसके स्टूडेंट्स ज्यादा आए कनाडा में और किस कंट्री के स्टूडेंट्स कम आए या सबसे कम आए, तो फिर चाइना और इंडिया की जो वैल्यू है ना, ये डालनी बड़ी जरूरी है। गुड। उसको कंपेयरिंग करना आसान है। आपका स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू, मैक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और आपका एक होता है जो अनयूजुअल वैल्यू होती है। ये जो अनयूजुअल वैल्यू होती है ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि बहुत हैवी किस्म का डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो बहुत ही हाई होती है दूसरी चीजों से, या बहुत ही लो होती है दूसरी चीजों से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे चाइना, यूएसए और इंडिया, तीन कंट्रीज हैं कनाडा के चार्ट के अंदर 2002 में। तीनों के जो फिगर है वो थाउजेंड्स के अंदर है। 5,400, 5,000, 2,100। अगर मैं सिर्फ दो स्टूडेंट लिख दूं, जस्ट टू, तो 2 में और 2,000 में बड़ा फर्क है। और अगर मैं 5,000 की जगह 5 लाख कर दूं एकदम, तो 5,000 और 5 lakhs में बड़ा फर्क है, या 500,000 के अंदर। तो एक स्टार्क डिफरेंस नजर आ जाता है। आप कह रही है एकदम बहुत हाई है, एकदम बहुत लो आ जाती है। ऐसी वैल्यूज को हम अनयूजुअल वैल्यू कहते हैं। तो अगर वो किसी चार्ट में रिप्रेजेंटेड होती, वो अलग से एक वैल्यू नजर आ रही होती है, बहुत हाई या बहुत लो, फिर वो हमें डालनी पड़ती है क्योंकि वो मेन फीचर में काउंट हो जाती है। मेकिंग सेंस? सो ये चार पांच चीजें होती हैं, इनको आइडेंटिफाई करके हम आगे आंसर में चले जाते हैं। सर वो मैक्सिमम डाटा है। मैक्सिमम भी आ जाएगी, वो मैक्सिमम भी आ जाएगी मगर एट द सेम टाइम अनयूजुअल हो जाती है। ठीक है। और राइट जी, मगर कई बार अनयूजुअल वैल्यूज कुछ और होती हैं। अब क्योंकि हम टेबल की बात करें, मैंने एग्जांपल यहाँ से दिए इसलिए वो आपको मैक्सिमम लग रही है। अच्छा जी, अब आपने जब इसको लिखना होता है तो इसको लिखने के बेशुमार तरीके हैं। जैसे भी मैंने एक वर्ड यूज किया था सेल्फ कंपेयर का, एक होता है कंपेयर और एक होता है आपका कंट्रास्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको सिर्फ ईयर वाइज ले रहे हैं और मैं कहता हूँ जी मैंने सिर्फ 2000 के वैल्यूज को 2000 के ईयर के साथ ही मैच कर देनी है, सिर्फ 2002 की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है, तो आप 2002 की जितनी भी कंट्रीज जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स यूएसए में भेजे हैं, और सॉरी कनाडा में, आप सिर्फ 2002 को कंपेयर करें। इसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस, कि 2002 में किसके ज्यादा आए, किसके कम आए और किसके इस तरह से आए। अगर मैं इसको ईयर वाइज ले जाऊं कि 2002 का और 2003 का मुकाबला करूं, तो फिर एक कंट्रास्ट में चले जाते हैं कि 2002 में कौन आया, 2003 में कौन आया। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ मैंने सिर्फ चाइना को चाइना के साथ ही कंपेयर करना है, तो मैं सिर्फ सेल्फ पे चला जाऊंगा। तो फिर मैं बात करूंगा यार, चाइना के 2002 में 5,400 स्टूडेंट थे, 2003 में 7,850 हो गए। अब चाइना को अगर चाइना के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो वो भी सेल्फ कंपैरिजन ही हो जाएगा। इसका मतलब है आप अगर ईयर वाइज जाएं तो भी सेल्फ कंपैरिजन बन सकता है, आप अगर कंट्री वाइज जाएं तो भी सेल्फ कंपैरिजन बन सकता है। मगर अगर मैं कहूँ जी चाइना के इतने हैं और इंडिया के इतने हैं, तो फिर मैं कंट्रास्ट में चला जाऊंगा। तो किसी वे में भी जा सकते हैं। एग्जामिनर ने कहीं पे नहीं लिखा कि आपने सिंगल कंट्री को आपस में कंपेयर नहीं करना, या आपने एक कंट्री को दूसरे के साथ कंपेयर करके लिखना। उसने आपको सिंपल चॉइस दे दी है, कंपैरिजन करना, जैसे आपका दिल करता है। सो ये आपने हमेशा देखना होता है कि आपको ऐसे लिखना ज्यादा आसान लग रहा है कि आपको ऐसे लिखना ज्यादा आसान लग रहा है। दैट्स टोटली अप टू यू। गुड। सो दैट्स यू डिसाइडेड। बाकी एक जनरल एडवाइस है, अगर आपको एक ही टेबल आता है तो हम उसके हमेशा हिस्से कर लेते हैं, आधा डाटा एक पैराग्राफ में, आधा डाटा एक पैराग्राफ में। और अगर डाटा कम आए तो वो टेबल दो बना देते हैं। अब जैसे यहाँ पे वैल्यूज हमें कम लग रही है एक टेबल में, मगर टेबल दो है, अगर मैं दोनों को कंबाइन करूँ तो ठीक ठाक डाटा है इसके अंदर।
तो बेटर इज दिस कि आप कनाडा का एक पैराग्राफ बना लें और यूएसए का एक पैराग्राफ बना लें, इसके अंदर इसको कंपेयर करें और इसके अंदर इसको कंपेयर करें। दैट्स अ बेटर वे टू गो। इस तरह जरा लिखना आसान हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि यूएसए के चार्ट के अंदर कनाडा का नाम लिखा हुआ है और कनाडा के चार्ट के अंदर यूएसए का भी नाम लिखा हुआ है, तो वो लिखते हुए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। इस तरह एग्जामिनर को भी पढ़ना आसान होगा कि हम कनाडा के टेबल की बात कर रहे हैं, तो कनाडा में ऑब्वियसली यूएसए से भी लोग आए हैं पढ़ने के लिए, और जब हम यूएसए के टेबल की बात करेंगे तो कनाडा से भी लोग आए हैं यूएसए में पढ़ने के लिए। फिर मिक्स नहीं होगा कि कौन से टेबल की बात हो रही है। मेकिंग सेंस? अब आ जाता है कि इसको लिखना कैसे होता है, अप्रोच क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ दिस इज अ सैंपल आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। एज फार एज द टास्क वन इज कंसर्न, माय डियर फ्रेंड्स, टास्क वन में एडवाइस है 4 पैराग्राफ आपने बनाने हैं, 4 पीस मस्ट है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा 4 पैरास। इसमें से जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ हैं वो फिक्स्ड होते हैं और बाकी के जो रिमेनिंग पैराग्राफ्स हैं वो फिक्स नहीं होते, मींस उनकी लेंथ भी फिक्स नहीं होती है। उनके अंदर आप डाटा कम ज्यादा या ज्यादा पैराग्राफ भी बना सकते हैं। आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो बाय डिफॉल्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिपोर्ट, इसको हम इंट्रो बोलते हैं। आपका जो सेकंड पैराग्राफ है इसको हम ओवरव्यू का नाम देते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में ओवी का वर्ड लिखूंगा, ये फिक्स्ड है। और आपके जो रिमेनिंग पैराग्राफ है इसको मेन पैराग्राफ का नाम देते हैं, मैं इसके लिए एमपी का वर्ड यूज कर देता हूं, मेन पैराग्राफ। अब आपके जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं, पूरी रिपोर्ट का इंट्रो एक ही होगा, ओवरव्यू एक ही होगा। आपके ये जो मेन पैराग्राफ्स हैं आप चाहें तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 3 मेन पैराग्राफ बना लें, 4 मेन पैराग्राफ बना लें। अगर आपने गौर किया, मैंने कहा था कि आपने मिनिमम 4 पैराग्राफ्स मस्ट बनाने हैं। दैट इज व्हाट द आइट्स पीपल रिक्वायर फ्रॉम द कैंडिडेट्स। अगर आप इसके बैंड डिस्क्रिप्टर्स को पढ़ें तो वो मांगते हैं आपसे कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए रिपोर्ट का, रिपोर्ट का एक ओवरव्यू होना चाहिए, और फिर उसकी डिटेलिंग होनी चाहिए। डिटेलिंग को कभी भी सिंगल पैराग्राफ पे नहीं डालना। इसमें 2 टेबल्स हैं, बाय डिफॉल्ट ही में नजर आ रहा है कि 2 पैराग्राफ बन जाएंगे। अदरवाइज आप चाहें तो इसको मल्टीपल पैराग्राफ्स भी बना सकते हैं, कॉलम वाइज भी गुड। आगे कोई लिमिटेशन नहीं है, 3 4 5 6 बन सकते हैं, मगर मेरी एडवाइस है 4 से 6 पैराग्राफ्स। 4 मस्त बनाएं। अगर मेन पैराग्राफ ज्यादा बनाने भी है तो 3 बना लें, 4 बना लें, तो ओवरऑल आपके 6 पैराग्राफ बन जाएंगे। अब इसके अंदर पैराग्राफ की क्या रिक्वायरमेंट है? इंट्रो इज बेसिकली द रीस्टेटिंग ऑफ द कैप्शन स्टेटमेंट। जो आपका ये वाला स्टेटमेंट है जिसको हमने भी कहा था कि सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसी स्टेटमेंट को जब आप रीराइट करते हैं, अगेन आपने वोकैब चेंज करनी है या इसका रीस्ट्रक्चर करना है, पैराफ्रेज करना है, यू गेट द इंट्रोडक्शन। इसमें ओपिनियन नहीं डालना होता। टास्क 2 और टास्क 1 में बड़ा एक स्टार्क डिफरेंस है। एकेडमिक राइटिंग में जब हम टास्क 2 करते हैं, कोई सा भी ऐसे आ जाए हम उसमें ओपिनियन डालते हैं पैराफ्रेजिंग के साथ। टास्क 1 में सिर्फ और सिर्फ पैराफ्रेजिंग, दैट्स इट। उसी स्टेटमेंट को रीराइट करना होता है आपने, मगर ऑब्वियसली वर्ड चेंज करने होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है और जो ये पहला पैराग्राफ लिखा ऑलमोस्ट सेम सेम। उसके बाद आ जाता है आपका ओवरव्यू। ओवरव्यू के लिए मैं एक वर्ड यहाँ पे यूज करने लगा हूँ, ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है रुझान, अगर हम सोशल टर्म्स में इसको लें। आपने एक्चुअली ओवरऑल टेबल्स का एक ट्रेंड देखना होता है कि टेबल्स का ट्रेंड क्या है, ठीक है। अब ट्रेंड को कैसे देखते हैं, हम टेबल्स इसको पहले एनालाइज करते हैं, फिर हम नीचे चार्ट पे जाएंगे। अगर आप कनाडा वाले टेबल को देखें तो उसने ऑलरेडी हमें एक हेल्प दी हुई है। आपकी जो सारी वैल्यूज इंक्रीजिंग में, चाइना की भी, यूएसए की भी, इंडिया की भी, और डेफिनेटली टोटल भी इंक्रीज होगी। ज्यादा इंक्रीज हुआ कम इंक्रीज हुआ वो अब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मगर ओवरऑल अगर मैं कनाडा के टेबल का ट्रेंड कहूं तो एक लाइन में नजर आ रहा है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है या वैल्यूज बढ़ रही हैं। इसी तरह अगर मैं यूएसए का चार्ट देखूं, इसमें स्लाइड चेंज है। हमारे पास 2 कंट्रीज इंक्रीजिंग में है जिसके अंदर चाइना और कनाडा।
मगर इंडिया हमारे पास डिक्रीजिंग में, और ऑब्वियसली फिर जो ओवरऑल है वो सम अप करेंगे तो वो इंक्रीजिंग में आ रहा है, प्लस माइनस करके। तो बेसिकली कंट्रीज हमारे पास दो इंक्रीजिंग में एक नेगेटिव में है, तो इसके अंदर हमारे पास कह लें कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड। अब हम इसको देखते हैं कि इसका ओवरव्यू यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। Predominantly, it is vividly seen that figures splurged means increase for all countries except those going to USA from India. We good? Figures splurge for all countries. इसके अंदर अब दोनों चार्ट्स ही बेसिकली कवर है, जिसके अंदर उसने अब यूएसए को हाईलाइट कर दिया है कि ये एक ऐसा है जिसमें फिगर्स नीचे गए हैं, बाकी सब में ऊपर गए हैं। वेयर एज there were significantly more international students in United States, though overall growth has higher in Canada. अगर अब आप इन दोनों को कंपेयर करें ट्रेंड्स के मुताबिक, अब मैंने ओवरऑल को जान के या टोटल को मिस किया था, अगर आप सिर्फ टोटल फिगर देखें 59,870, और यहां पे क्या फिगर है 581,600, ये ऑलमोस्ट 60,000 है और ये ऑलमोस्ट 6 लाख के करीब है। बहुत ज्यादा फर्क है। इसी तरह अगर दूसरा ओवरव्यू भी देखें तो इसके कम है और इसके ज्यादा है। अब देखा जाए परसेंटेज वाइज, अब ये इसके अंदर चीज नोट करने वाली थी। आप अगर कनाडा का चार्ट देखें तो 45% इंक्रीज है, 9% इंक्रीज है, 35% इंक्रीज है। यहाँ पे देखें 6% इंक्रीज है, 7% इंक्रीज है। तो रेट कनाडा का ज्यादा है मगर ओवरऑल नंबर यूएसए का ज्यादा है। नाउ दिस इज कॉल्ड ट्रेंड, जिसके अंदर आप एक टेबल की एक सिर्फ पिक्चर बताते हैं, उसकी पिन पॉइंट चीजों को हाईलाइट नहीं करते, मीन्स कौन ज्यादा है कौन कम है ये नहीं बताते, और फिगर्स नहीं मेंशन करते। अब पूरे ओवरव्यू के अंदर इंडिया से कितने स्टूडेंट्स कम गए हैं इसका कोई जिक्र नहीं है, यूएसए में कितना फिगर हाई है और कनाडा में ओवरऑल कितना फिगर कम है इसका जिक्र नहीं, मगर वैल्यूज दिए बगैर स्टेटमेंट्स क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही हैं जो ऊपर चार्ट में लिखा हुआ है। नाउ दैट इज व्हाट इज नोन एज ओवरव्यू। आपने एक्चुअली ट्रेंड बताना होता है इसके अंदर, और ट्रेंड हमेशा चार्ट को एनालाइज करके निकलता है। आइट्स के पेपर में इस पैराग्राफ की बहुत हाई वैल्यू है ओवरव्यू की, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसका निचोड़ है, ये इस पूरी रिपोर्ट की समरी होती है। बाकी नीचे पैराग्राफ सब इसकी डिटेलिंग है। अब इसके अंदर भी आपको कंपेयरिंग नजर आ रही है, जिसके अंदर हमने कंपेयरिंग कर दी है कि सारी कंट्रीज में फिगर हाई है, सिर्फ इंडिया को छोड़ के, ये कंपेयरिंग है। ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएसए में ज्यादा है, दो ही चार्ट्स हैं हमारे पास यूएसए और कनाडा, ये भी कंपेयरिंग है। जबकि जो ग्रोथ रेट है वो कनाडा का हायर है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स कंपेयरिंग फॉर्म में लिखी हुई हैं। कौन से वर्ड्स है जो कंपेयरिंग के अंदर लेके जा रहे हैं, अब ये वोकैब हाईलाइट कर लेते हैं, जैसे वेयर एज, हायर, सिग्निफिकेंटली मोर, दो, ओवरऑल। दीज आर द वर्ड्स विच आर एक्चुअली हाईलाइटिंग कि ये ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हायर एंड लोअर वैल्यूज। अब अगर आप नीचे चार्ट्स को देखें तो इसमें सिंपली आपकी कंपेयरिंग वोकैब यूज हुई है, जिसके अंदर 2002 में कनाडा का चार्ट बना हुआ है और उसके बाद फिर 2003 का। तो बेसिकली अब राइटर ने क्या किया, राइटर ने ईयर वाइज ले लिया। उसने 2002 का एक डाटा लिया, कनाडा यूएसए ले लिया, और उसने फिर 2003 लिया और कनाडा और यूएसए ले लिया। दिस इज अगेन अनदर वे ऑफ डूइंग इट। मैंने कहा था टेबल लहदा लहदा करें, वैसे भी कर सकते हैं, मगर इसको एक साथ भी कर सकते हैं। अब ये एक छोटी सी बात बताने लगा, वो सीखनी है, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। अगर आपके दो फिक टेबल्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे टेबल 1 फॉर द कनाडा एंड टेबल 2 फॉर द यूएसए, उसके अंदर सारे कॉलम्स के जो हेडर है वो सेम है, उसके अंदर जो एंटिटीज हैं वो सेम है, तब आप मिक्स करके लिख सकते हैं। कैसे? जैसे उन्होंने ऐसे उठाया और फिर ऐसे उठाया। मेकिंग सेंस? अगर कनाडा के टेबल में कॉलम्स के हेडर चेंज होते हैं और नीचे यूएसए के टेबल में कॉलम्स के हेडर चेंज होते हैं, फिर इसको मिला के लिखना इंटायरली डिफिकल्ट हो जाना था। अगर आपके टेबल के कॉलम्स और उसकी एंटिटीज चेंज हो
तो कभी भी उसको मिक्स करके नहीं लिखना, फिर उनको सेपरेट सेपरेट लिखना। टेबल वन अलहदा कर दें, टेबल टू अलहदा कर दें। अगर ऐसे आ जाए देन यू हैव अ चॉइस। आप अभी भी कनाडा का एक पैराग्राफ बना सकते हैं, यूएसए का एक, अदरवाइज आप इस तरह भी कर सकते हैं जैसे आपके सामने आंसर प्रेजेंटेड है। सो दैट वाज द ट्रिक इन द आंसर। सो अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू राइट इट डाउन। फिक्स नहीं है इसके अंदर कुछ भी, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, आपको टेबल को एनालाइज करना कैसे इजी लगता है। जो आपको इजी लगता है दैट इज गुड टू गो। जी डियर फ्रेंड्स, आर वी गुड? इस पे अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अगर नहीं है तो दैट इज द मेन थिंग। बाकी सारी डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर, कोई ओपिनियन नहीं देना, कोई रीजनिंग नहीं देनी है, सिंपल एज दैट, डाटा उठा के नीचे कंपेयरिंग पे डाल देना। कंपेयरिंग में क्या बात आती है, आपकी जॉब डालना है इसके अंदर। ऑल गुड? ठीक है जी।